नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच। आज हम पढ़ेंगे मगध। मगध का उत्कर्ष का दूसरा वीडियो है, क्योंकि पहला वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसको देखने के बाद ये पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? हम पहले बता चुके हैं कि जो मगध था, तो मगध जो 16 महाजनपद थी, तो 16 महाजनपद का जो सूची आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से या जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र से जो सूची मिली, तो उसमें से जो मेन 16 महाजनपद थी, तो 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण आपका मगध था। मगध इसलिए था क्योंकि मगध ने जो बाकी 15 महाजनपद थी, तो उनको लास्ट तक जीत करके एक अखंड भारत का निर्माण किया। जैसे महाजनपद हो गया तो जनपद से राज्य हो गया, और जब पूरे को जीत लिया तो साम्राज्य हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे अखंड भारत का निर्माण किया। तो ये मगध था। अगर मगध के स्थान पर काशी रहता तो काशी के बारे में हम पढ़ते। उसके स्थान पर अगर अवंती रहता, क्योंकि अवंती भी एक महाजनपद था, काशी भी महाजनपद था, तो उसके बारे में पढ़ते। तो जैसे ये मगध है, तो मगध का जिसे संस्थापक बताया जाता है कि मगध के संस्थापक जिसे बृहद हो गए। बृहद के बाद जो है कि महत्वपूर्ण जो राजवंश का उत्पत्ति हुआ, तो जैसे आपका हरियंक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। तो ये चार जो है कि मेन राजवंश का उत्पत्ति हुआ। इन्हीं के नेतृत्व में मगध एक विशालशाली जो है कि साम्राज्य बन गया। तो हम सबसे पहले जो है कि हरियंक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं कि हरियंक वंश का संस्थापक कौन था। तो उस तरफ से जैसे आपको बृहद को अगर छोड़ रहे हैं, तो बृहद के बाद जो है कि जो मेन कंपटीशन में जो यूपीएससी में जो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन करता है, उसके बारे में हम समझेंगे कि जैसे आपका हरियंक वंश हो गया, हरियंक वंश, और उसके बाद शिशुनाग वंश। तो ये सीरियल वैसे याद रखना है, शिशुनाग वंश। उसके बाद आपका है आता है नंद वंश, नंद वंश। उसके बाद आता है मौर्य वंश, मौर्य वंश। तो ये जो चार है, तो ये चार महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चारों के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन या एग्जाम में पूछता है। तो सबसे बड़े हम हरियंक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं कि हरियंक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार है, वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं विधिवत रूप से। तो बिंबिसार, इसको याद रखते हैं कि जो बिंबिसार है वो लगभग 52 वर्ष शासन की। तिथि याद नहीं रखना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण तिथि है वो हम खुद बताएंगे कहाँ से। अगर ऐसे तिथि याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्या क्या याद करें। लेकिन जो है कि बिंबिसार 52 वर्ष शासन किया। तो ये घटी क्रम में है। जो जैसे घटी क्रम का मतलब ये है कि ये ईसा पूर्व में है, ये घटी क्रम में है। तो अगर 52 साल, अगर मान चले कि 52 साल शासन किया, तो ये कब 544 में ये जो कि गद्दी पर बैठा। तो अगर 52 साल अगर उसमें अगर जोड़ अगर माइनस कर देंगे, तो वो जो है कि आपका 493 हो जाएगा। लेकिन 493 में इनका लड़का जो अजातशत्रु था, वो इनकी हत्या की। और जो है कि 92 में घटी क्रम है, तो 92 में जो है कि गद्दी पर बैठा। तो इस खैर छोड़ो इसको। चार ने अपने 52 वर्ष राज करने के दौरान सबसे पहले जो 16 महाजनपद में एक आता है अंग। तो अंग, तो जो अंग था, तो अंग की राजधानी चापा थी, याद रखें चापा। तो चापा को जीता किसने? आपका बिंबिसार ने। जीत करके जो है कि मगध में शुरू में मिला लिया, और जितने छोटे मोटे जनपद थे उसको भी जीते। तो जीतने के बाद अब क्या होता है कि इनका लड़का, तो ये वीडियो हम पढ़े हैं, अगले वीडियो में इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब इसका लड़का जो है कि अजातशत्रु होता है, याद रखें अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने 492 में, जैसे कि 93 में इनकी मृत्यु हुई और 92 में वो गद्दी पर बैठा। कहीं 93 भी लिखा रहता है, लेकिन 92 है। 92 पर गद्दी पर बैठा। अब गद्दी पर बैठने के बाद क्या किया उसके बारे में समझ लेते हैं। अब क्या है कि 16 महाजनपद में सबसे पहले क्या है कि आपका वजी जीता। वजी, तो वजी की राजधानी वैशाली थी, ये उसको याद रखें, वैशाली थी। और अंग जो है कि इसके पिता जीत लिया है। अब दूसरी क्षेत्र में इधर आते हैं, तो काशी जीता, याद रखें काशी जीता। उसके बाद कौशल जीता, उसको भी याद रख सकते हैं कि कौशल जीता। और कौशल जीतने के बाद आपका मौल जीता। तो मौल जो कुशीनगर के क्षेत्र में है। और जो है कि एक छोटे मोटे जो जनपद है, जैसे उसमें आपका लिच्छवी हो गया, लिच्छवी हो गया, इसको भी याद रखते हैं, लिच्छवी हो गया। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे हम, क्योंकि जो बिंबिसार थे तो इनका 3 पत्नी थी। यानी अजातशत्रु का अगर 3 माता बोला जाए कि इनका 3 माता थी, तो बिंबिसार की जो 3 पत्नी थी, तो एक पत्नी जो है कि आपका लिच्छवी की थी, जिनका नाम था चेलना। चेलना जो राजा चेतक की लड़की थी। तो चेला जो लिच्छवी के राजा थे ना, तो लिच्छवी को भी अजातशत्रु ने जीता। क्लियर? अब होता है ये जो कौशल है, तो कौशल भी अजातशत्रु ने जीता, क्योंकि जो कौशल का प्रसेन जीत
प्रसेनजीत इनका मामा थे अजातशत्रु का, तो उनको कौशल को भी जीता। अब कौशल के पास अवंती था, उसको भी याद रख लेते हैं कि जो कि अवंती, तो अवंती का थोड़ा यहाँ महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ समझ लेना है कि जो अवंती है, तो अवंती के राजा जो प्रद्योत थे, इसको याद रखें, जो प्रद्योत, तो प्रद्योत जो है ना कि बिंबिसार के दोस्त थे, तो दोस्त के नाते अजातशत्रु ने अवंती को छोड़ दिया। क्लियर? अवंती को छोड़ दिया। पास में मौद्र था, मौद्र मतलब पंजाब का जो क्षेत्र है, तो मौद्र का एक इनके माता रहती है जिनका नाम था क्षेमा, अजातशत्रु का। तो मात्र जो है कि अवंती छोड़ा और मौद्र छोड़ा। तो जब मौद्र छोड़ने का कारण ये होता है कि बताया जाता है कि जो खास माता थी अजातशत्रु का, वो जो क्षेमा बताया जाता है। और कहीं लिखा रहता है कि नहीं, क्षेमा नहीं थी, महाकोशला थी। महाकोशला का मतलब कि जो प्रसेनजीत थे, यानी कौशल के जो राजा प्रसेनजीत थे, उनकी ये महाकोशला बहन थी। तो भाई जब बहन थी तो क्यों जो है कि इनके पिता कौशल पर भी अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया। ये बात आती है कि क्यों नहीं छोड़ दिया अवंती, जैसे अवंती इनका मित्र था, उनका पिता का मित्र था राजा प्रद्योत ने, तो अवंती को छोड़ दिया। लेकिन ये कन्फ्यूज रहता है कि माता की महाकोशला थी कि क्षेमा थी। तो बहुत सारा बुक में महाकोशला का दिया रहता है, बहुत सारा बुक में क्षेमा का दिया रहता है, तो ये कन्फ्यूज रहता है। और डेट की बात किया जाए तो डेट जो है ना क्या, ऐसा कि 31 वर्ष अजातशत्रु ने शासन की, 31 वर्ष अजातशत्रु ने शासन किया। अब इसके बाद आता है इनका लड़का उदयन, याद रखें। तो कहीं इसका उदयन ना रहता है, कहीं इसका उदयन ना रहता है, ये भी याद रखना है कि कहीं उदयन है, कहीं इसका नाम उदयन रहता है। तो पूरे विरोध में समझ लेना है कि उदयन क्या किया। उदयन ने अपने पापा जो है कि जिसे अपने पिता अजातशत्रु का हत्या कर दिया। तो जब ये हत्या किया तो ये हरिवंश वंश को प्रीतहंता के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए क्योंकि उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु का हत्या किया, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या किया। तो उदयन के हत्या करने से वजह से ये जो है कि प्रीतहंता, याद रखें, प्रीतहीनता के भी नाम से जाना जाता है। किसको? हरिवंश वंश को। अब उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु का हत्या की, तो उदयन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। इसका मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो है कि आपका जैन धर्म का अनुयायी बन गया। और जब जैन धर्म का अनुयायी बन गया तो इनका जो राजधानी मतलब राजगिरी थी, याद रखें, जैसे राजगिरी का मतलब ये है कि ये गंगा नदी, पहले हम वीडियो बना चुके हैं कि ये गंगा नदी हो गई, ये आपका गंडक हो गई, गंडक ऐसा आपका सोन नदी थी। तो यहाँ आपका जो है कि राजगिरी था। तो राजगिरी की राजधानी जो है कि बिंबिसार ने बनाए थे, फिर अजातशत्रु ने राजधानी वही थी। अब क्या किया, उदयन ने अपना पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किया। जब ये राजा बना तो यहाँ जो है कि शहर का निर्माण किया। तो ये राजा कब बना, ये भी रहता है कि चलो भाई अगर 31 साल इसके पिता जो है कि शासन किए अजातशत्रु, तो ये 461 में, तो खासकर तिथि याद नहीं करना है क्योंकि तिथि के संबंध में उतना क्वेश्चन नहीं करता है। तो अब क्या है कि यहाँ जो है कि पाटलिपुत्र का स्थापना की, कौन? उदयन ने, यहाँ अपना राजधानी बनाया। तो इसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन करता है। अब एक बात और आती है कि बहुत सारा आपका कमेंट आ रहे थे कि जैसे राजधानी आपका राजगिरी थी, फिर उसको पाटलिपुत्र बनाया गया, फिर वैशाली बनाया गया, फिर वैशाली से पाटलिपुत्र बनाया गया। तो यह समझने वाली बात है क्योंकि ये जैन धर्म का अनुयायी हो गया। जब जैन धर्म का अनुयायी हो गया, अपने पिता को मारने के बाद इन्होंने अपना राजधानी जो है कि पाटलिपुत्र बनाया, यहाँ पाटलिपुत्र का निर्माण किया और पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है। अब अंतिम शासक जैसे हरिवंश वंश का अंतिम शासक और कौन थे? नागदशक, उसको याद रखे हैं, नागदशक। तो नागदशक का पूछ देता है कि भाई हरिवंश वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इसलिए वो नागदशक था। क्लियर। अब इसका हरिवंश वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई बिंबिसार था। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण जो है कि बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए। तो इन्होंने जो भारत का मतलब मगध का जो साम्राज्य में स्थापित की, जो छोटे मोटे महाजनपदों को जीत करके, जैसे आपका बिंबिसार ने ओम को जीत लिया, अजातशत्रु ने पूरा का वजी, वैशाली, काशी, कौशल और उसके बाद मौल और लिच्छवी सहित तमाम जो है छोटे मोटे साम्राज्य को जीता और अपने राज्य में मिला लिया। तो इसलिए उसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं। अब हरिवंश वंश में आपका लास्ट आपका नागदशक था। अब इसके बारे में एक और, अब हरिवंश वंश का लास्ट शासक नागदशक, याद रखें, नागदशक। तो अब आता है कि नागदशक का एक अमात्य रहता है, अमात्य जो सब प्रमुख अमात्य जो इनका निर्देशक, तो उसका नाम था शिशुनाग, याद रखें, शिशुनाग। तो शिशुनाग ने क्या किया
कि ये नागदक्षों को मार दिया, और मार देने के बाद वो जो है कि अपना शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो अब आते हैं कहाँ, शिशुनाग वंश में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हर एक वंश का, कि हर एक वंश का शासक आपका बिंबिसार, उसके बाद लास्ट शासक नागदक्षक। अब नागदक्षों को मारने के बाद शिशुनाग ने अपना जो है कि शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की, तो नाम से याद रख सकते हैं वंश को। अब इन्होंने अब क्या किया कि जो उदय ने अपना जो है कि राजगिरी, जो पाटलिपुत्र मतलब राजगिरी से जो पाटलिपुत्र अपना जो है कि यहाँ राजधानी बनाए थे, तब शिशुनाग ने क्या किया कि अपना राजधानी जो है कि वैशाली बनाता है, याद रखें, वैशाली बना दिया। तो इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं करता है। एक और क्वेश्चन करता है कि जो अजातशत्रु ने जो अवंती को नहीं जीता था, अवंती को छोड़ दिया, तो लास्ट में शिशुनाग ने क्या किया कि अवंती को जीत करके आज अपने मगध में मिला लिया। तो एक यहाँ से क्वेश्चन आता है शिशुनाग से कि शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और पाटलिपुत्र राजधानी अपना वैशाली बनाया, और जो है कि अवंती पर आक्रमण करके अवंती को जीता। तो शिशुनाग से ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद अब शिशुनाग का लड़का जो है कि इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो शिशुनाग का लड़का था उसका नाम था कालाशोक। कालाशोक। तो कालाशोक के एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो शिशुनाग का लड़का कालाशोक था, तो इन्होंने क्या किया कि इसी के शासनकाल में यानी वैशाली में द्वितीय, याद रखें, द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। कितने में होती हैं, 383 BC में। क्योंकि पहले जो हम बौद्ध संगीति जो महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध संगीति 4 हैं, तो हम पहले उसको बता चुके हैं। तो उसमें पहला तो भैया अजातशत्रु ने की, क्लियर है। उसके बाद दूसरा जो है कि कालाशोक ने की, ये कहा कि वैशाली की, क्योंकि वैशाली राजधानी थी उस समय। आज वैशाली के बाद जब इन्होंने बौद्ध संगीति की, तो उसके बाद क्या किया कि ये जो वैशाली है, तो वैशाली से फिर अपना राजधानी जो है कि पाटलिपुत्र लाता है, याद रखें, पाटलिपुत्र अपना राजधानी लाता है। कौन, तो अब कालाशोक। तो इससे दो क्वेश्चन हो गए हैं कि इन्हीं के शासनकाल में दूसरे का बौद्ध संगीति हुई, और जो है कि वैशाली से अपना पाटलिपुत्र राजधानी लाते हैं। कंफर्म हो गया। अब जो है कि शिशुनाग का जो है कि अंतिम शासक नंदीवर्धन रहते हैं, याद रखें, नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता है, मतलब यही करता है कि जो शिशुनाग वंश की जो अंतिम शासक थे, तो कौन थे, तो नंदीवर्धन। क्लियर। अब क्या है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक तो समझ ही गए कि शिशुनाग, उनका लड़का कालाशोक जो कि वैशाली से अपना राजधानी पाटलिपुत्र लाया, और इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। क्लियर। अब इनका लास्ट शासक जो है कि नंदीवर्धन, यहाँ कंफर्म जो है कि इसे क्वेश्चन नहीं करता है। अब क्या है, अब आते हैं नंद वंश। क्लियर। अब नंद वंश के संस्थापक जो है कि महापद्मानंद, याद रखें, महापद्मानंद। तो क्या है कि इसके संबंध में इसमें जो है कि नंद वंश, तो यहाँ नंद वंश हम लिख देते हैं कि नंद वंश महापद्मानंद। तो नंद वंश में 10 शासक होते हैं। कितने, 10। तो 10 में महत्वपूर्ण जो है कि 2 ही को माना जाता है, जैसे पहला और उसके बाद दशरथ नंद के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और जो है कि आपका महापद्मानंद के बारे में पढ़ेंगे। तो महापद्मानंद ने क्या की कि नंद वंश की स्थापना की, और इनसे जो है कि 2 क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो आपका कलिंग था, तो कलिंग की राजधानी तोसली या तोसाली बोला जाता है। दोनों बात एक ही है कि तोसली वो कलिंग जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो अशोक ने जो कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है, वही कलिंग पर सबसे पहले महापद्मानंद ने की। तो वहाँ से क्या हासिल हुआ इनको जिन सेन की मूर्ति हासिल हुई, जिन सेन की मूर्ति हासिल हुई, जो कि जैन धर्म से संबंधित मूर्ति थी। वो मूर्ति को जो है कि जिन सेन की मूर्ति को इन्होंने क्या किया कि मगध लाया। तो इनसे भी ये प्रचलित हो गए, कौन, महापद्मानंद। लास्ट में चल के वहीं आपका कलिंग पर अशोक ने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण करते हैं। तो ये आप तो जानते हैं भली भांति, ये महत्वपूर्ण है। तो जिन सेन को मूर्ति को उन्होंने लाते हैं। एक इनसे और क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये जो वेद पुराण, इसमें ये बहुत ज्ञान रखते थे वेद पुराणों में। तो इसको परशुराम का दूसरा का रूप कहा गया है, याद रखें, परशुराम का दूसरा का रूप किसको कहा गया, महापद्मानंद को। तो इनसे ये क्वेश्चन करता है। अब लास्ट में आते हैं घानानंद। तो घानानंद एक करुण शासक था, इसको एक मतलबी शासक बोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे
खासकर जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के जो संस्थापक रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनसे संबंधित इनको जो है कि जानकारी मिलती है उसमें। अब क्या है कि इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इनका जो है कि जैसे अमात्य होता है, तो इनका अमात्य शुरू में थे चाणक्य, याद रखें चाणक्य थे, तो चाणक्य इन्होंने अपमान किया, घानानंद अपमान करके या इस अमात्य के जगह पर आपका जो है कि रखता है मुद्रा राक्षस को, अमात्य सेन मुद्रा राक्षस उसका नाम रहता है, तो उसको रखते हैं। और चाणक्य को जो है ना कि घानानंद दरबार से निकाल लेता है। तो चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा की कि एक दिन जो है कि तुमको या तुम्हारे राज्य को एक दिन हम भ्रष्ट कर देंगे, ये चाणक्य ने की। तो ये अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बात और आती है कि इसी घानानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक है, सिकंदर का आक्रमण होता है। तो अगले वीडियो में हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।